So, hello guys, welcome to our YouTube channel. So guys, ये है हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एनवायरनमेंट एक दूसरे को डिपेंडेंट है, कैसे 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 काम करता है। आप जाके देख लीजिए, हमारा पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा बना था वो वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है वो वीडियो। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो जाके चैनल पे है, या फिर हम आई बटन पे लिंक भी दे देंगे। सो तो अभी हमारे नए वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो उसको जानने से पहले आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट क्या होता है, सिस्टम इकोसिस्टम क्या होता है, एक दूसरे को एक एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एक जगह का एनवायरनमेंट दूसरे जगह को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सब हमने पढ़ा था। बट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है। नॉट एनवायरमेंट, ओके, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है, एलिमेंट्स क्या क्या होता है, एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी, इधर हमने पहले ही पढ़ा था कि ज्योग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसको किसने इस पहली बार के लिए किसने कॉइन किया था उस टर्म को, ज्योग्राफी टर्म को? इराटोस्थेनिस, ठीक है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा था, तो यही है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, फिर से मैंने दे दें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। तो क्या है एनवायरमेंटल जो ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ये किस चीज की स्टडी है? ये स्टडी है रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। हम ह्यूमंस और नेचर के बीच का जो इंट्रो मतलब एक कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है। हम ह्यूमंस और नेचर के बीच का जो एक कनेक्शन है, ओके, नेचर के बीच का जो कनेक्शन है, इसको ही हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को इसी का स्टडी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन और नेचर के बीच का जो इंटरेक्शन है वही हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। तो क्या है और क्या पढ़ते हैं उसमें? देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, कैसे नेचर मैन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे ह्यूमंस नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक छोटा सा दो लाइन का एक चीज अब याद रखना बस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये सिर्फ याद रखना, ठीक है। तो ये है बेसिक स्टडी हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का, ठीक है ना। मतलब ह्यूमंस नेचर को कैसे चेंज कर रहे हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब हम ह्यूमंस अपने हिसाब से नेचर को बेंड कर रहे हैं, मतलब नेचर को चेंज कर रहे हैं अपने नीड्स के हिसाब से। किसकी हेल्प से? ह्यूमन और नेचर के बीच का जो इंटरेक्शन वो किसके वजह से पॉसिबल हो रहा है? वो है टेक्नोलॉजी के वजह से, ठीक है। टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमंस कैसे नेचर को चेंज कर रहे हैं अपने नीड्स अपने विल के हिसाब से। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमंस अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं नेचर में, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, दैट इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम और क्या पढ़ते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पिछले टाइम में पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, प्रेजेंट में अभी हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर में जाके हमारा जो टेक्नोलॉजी के साथ इतना रिलेशन हो गया है हमारे ह्यूमंस का, जो हम नेचर को बेंड कर रहे हैं, वो सब करने के लिए हमारा जो फ्यूचर है वो सब कैसे इस पे इन्फ्लुएंस होगा, हमारा फ्यूचर कैसे इन्फ्लुएंस होगा इससे। तो यही है प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे हम, या फिर कर रहे हैं, या फिर पहले भी पहले से कर रहे हैं, ये सब हम लोग एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं? सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके कॉजेस और उनके इफेक्ट्स, कॉज इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी निकालते हैं, ठीक है। यही है, बस ये 3 पॉइंट में पूरा का पूरा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का आपको स्कोप या फिर नेचर आपको समझ में आ गया शायद। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या है? तो नेक्स्ट क्या लिखा है? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी स्टडीज द नेचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। वही बोला मैंने अभी तक, क्या क्या चल रहा है, इट्स पैटियो टेम्पोरल चेंजेस
एंड ट्राइज टू फाइंड आउट प्रोबेबल सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। यही तो मैंने बोला अभी। स्पेटो टेम्पोरल का मतलब स्पेस और टाइम, मतलब जगह, ठीक है, स्पेस और टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हर किस जगह पे किस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनका सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। क्लियर है? यह है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का डेफिनेशन। ठीक है, ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का डेफिनेशन है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी स्टडीज द नेचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है पूरा ग्लोब का, मतलब पूरा अर्थ का, वो कैसा है, उसका स्पेटियो टेम्पोरल चेंजेस एंड ट्राइज टू फाइंड आउट प्रोबेबल सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने पहले ही पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मतलब जो सब चीजों से मिलके हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, कि इन सब चीजों से मिलके लिविंग बींग्स जितने भी है एंड नॉन लिविंग जितने भी थिंग्स है, वो सब मिलके हम लोगों ने हमारा एनवायरनमेंट बनाया है, मतलब हम लोगों ने एनवायरनमेंट को पढ़ा है। ठीक है, तो लिविंग बींग्स को क्या बोला जाता है, बायोटिक, और नॉन लिविंग को बोला जाता है एबायोटिक। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ये ज्यादा हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं इसको, तो इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे। ठीक है, और थोड़ा कुछ देखते हैं। कंडीशंस आर नॉट सेम इन ऑल रीजन्स, इतना मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक रीजन अपने आप में ही यूनिक होता है। ठीक है, हर एक रीजन अपने आप में यूनिक होता है, तो उसमें हर जगह पे सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे अगर आपको हीट ज्यादा देखने को मिलेगा, तो कुछ जगह पे कोल्ड ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ जगह पे रेन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर जगह कंडीशन अपने आप में ही अलग है, लेकिन हर जगह अपने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता आ रहा है। अगर ये जगह पे हीट है, तो उस जगह पे रेन गारंटी होगा ही, क्योंकि हीट ज्यादा होगा तो रेन भी ज्यादा होता है कभी कभी, मतलब इक्वेटोरियल रीजन का मैं एग्जांपल रहा हूँ, डेजर्ट का नहीं। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में तो वेजिटेशन होता ही नहीं, इसलिए रेन भी बहुत कम होता है। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो चेंजेस, मतलब जो एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स है, ये सब भी हर एक रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। जैसे कि फ्लोरा एंड फौना मैंने बताया था आपको, हर जगह में वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन जो होता है वो चेंज होता है। कैसे कैसे चेंज होता है? क्योंकि जैसे इक्वेटोरियल रीजन में ब्रॉड लीव्स होते हैं, वैसे ही कैक्टस होता है हमारे छोटे छोटे थ्रोन्स के साथ, कैक्टस होता है हमारे डेजर्ट रीजन में। ठीक है ना? ये सब हर जगह पे चेंज होता रहता है, जो एलिमेंट्स है, मतलब बायोटिक हो गए या फिर एबायोटिक हो गए। ठीक है, फिर आते हैं हम एक और छोटा सा एग्जांपल देखिए, कैसे बताया गया है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट कैसे चेंज होता है। क्योंकि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वहां पर, वो जो ऑलवेज ग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन का मतलब ऑलवेज ग्रीन, दे नेवर शेड देयर लीव्स, मतलब वो कभी भी लीव्स को शेड नहीं करता, मतलब उनका लीव्स कभी भी गिरता नहीं। ठीक है ना? और है कि इक्वेटोरियल रीजन में जो एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट मिलता है हमको, बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है ज्यादातर हम लोगों को, तो वहां पर कितने स्पीसीज होते हैं, मतलब जो डेंसिटी ऑफ स्पीसीज है कितने होता है, 3000 पर किलोमीटर स्क्वायर में स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, हर स्क्वायर किलोमीटर पे, हर स्क्वायर किलोमीटर पे हमें करीब 3000 स्पीसीज देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम तुंद्रा रीजन की बात करें, मतलब जो कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डिजर्ट्स, मतलब जो आइस पोलर रीजन जैसे कि हो गए, वो सब जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि उधर जो डेंसिटी है बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्पार्स होता है पॉपुलेशन, मतलब स्पीसीज का जो डेंसिटी होता है, क्योंकि उधर इतना, मतलब सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं है एक लाइफ को लीड करने के लिए। वहां पर सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि उधर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो कैसे रहेगा लोग उधर? ठीक है ना? जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन्स का और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इक्वेटोरियल रीजन्स ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वहां पर करीब 6% लैंड, अर्थ का जो 6% लैंड है, 6% लैंड ऑफ अर्थ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से भरा हुआ है, और वहां पर 75% ऑफ स्पीसीज मिलते हैं। मतलब बस छोटा सा पार्ट है एक अर्थ का, 6%, वहां पर हमें 75% स्पीसीज वहीं पर मिल जाते हैं। और बाकी के जगह, कुछ जगह खाली होता है, कुछ जगह पर बहुत ही स्पर्स पॉपुलेशन होता है, मतलब बहुत ही डेंसिटी कम होता है। मतलब इक्वेटोरियल रीजन में ही ज्यादातर हमको मिल जाता है, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट है, एक सुइटेबल एनवायरनमेंट है उधर, जहां पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, रेन, या फिर टेम्परेचर जो है बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ओके, मतलब लाइफ लीड किया जा सकता है, पॉसिबल है लाइफ लीड करना। ठीक है ना? तो यही है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे। अभी पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, उधर एक हम टर्म पढ़ेंगे दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है,
एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है कि लाइफ कैसे नेचर के साथ हम ह्यूमंस का लाइफ कैसे जुड़ा हुआ है, हाउ लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन नेचर। कैसे नेचर हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, और एक हम नेचर में रहते हैं हम ह्यूमंस, ठीक है, तो कैसे हमारी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करेगा। एंड एनवायरमेंट हैज सोल कंट्रोल ओवर मैंस लाइफ, मतलब एनवायरमेंट जो है, उस जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा ही हमारा लाइफ होगा। मतलब हमारा जो नेचर है हमें फुल्ली कंट्रोल करता है एक तरफ से, ठीक है ना। तो इसे क्यों बोलते हैं हम, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंट कैसे हमारी लाइफ को डिटरमाइन करता है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कॉजेस। अभी प्रॉब्लम्स तो हमने समझ लिया कि एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है, हमने पढ़ लिया, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का मेन कॉजेस क्या है। अभी आते हैं मेन कॉजेस पे। ह्यूमन या फिर मैन मेड कॉजेस, मतलब प्रॉब्लम्स, और नेचुरल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है ह्यूमन और मैन मेड, मैन हमारे इंसानों के द्वारा किया गया, और दूसरा है नेचर के द्वारा खुद से ही किया गया प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, ठीक है ना। तो उनको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैन मेड प्रॉब्लम और नेचुरल प्रॉब्लम बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो प्रॉब्लम है, उधर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, जो 18th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस टाइम से आप कह सकते हैं कि मैन मेड प्रॉब्लम्स का एक ट्रेंड चल चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत ही चेंजेस आए हमारे वर्ल्ड पे, ठीक है, कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉब्लम्स का मेन कारण ही होता है पॉपुलेशन, ये याद रखना, टेक्निक भी यही है। अभी मैं टेक्निक भी धीरे धीरे बताता जाऊंगा आपको आंसर राइटिंग का, ठीक है ना। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल जो रीजन है, प्रॉब्लम का कॉज है, वो आप याद रखना कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसका सोल रीजन है, ठीक है। कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण मेनली हमारे अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए हमारा अर्थ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से, ठीक है। क्यों, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो लेबर्स का नीड था वो बहुत बढ़ चुका था, इसलिए कभी कभार जो फोर्स्ड पॉपुलेशन ग्रोथ भी किया जाता था। तो अब पॉपुलेशन का तो इंक्रीज हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का तो इंक्रीज उस टाइम पे बहुत ही ड्रास्टिकली पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। और क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे अर्थ के ऊपर एक प्रेशर आ गया। किस चीज का प्रेशर, लैंड का प्रेशर, मतलब हमारे हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर रहे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम इंसानों ने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया। क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ट्रीज, मतलब ट्रीज को काट डालना ही डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल कह सकते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ। एक सीक्वेंस की तरफ आप याद रखिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ पहले हुआ, हम्म, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ इधर, तो इसके कारण हमें क्या चाहिए था, लैंड चाहिए था अभी रहने के लिए। इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हुआ क्योंकि हमें चाहिए था लैंड रहने के लिए। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम था, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा था, ट्रीज कम हो रहे थे। तो मेनली ट्रीज क्यों कम हो रहे थे, क्योंकि हमें अभी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब चाहिए था, जो कि फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था हम लोगों को, वुड हो गए ये सब के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे पॉल्यूशन भी बढ़ गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रहे थे, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हाँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और डिफोरेस्टेशन का, ये दोनों को मिलके हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा था। कैसे, इंडस्ट्रीज तो बढ़ रहे थे उस टाइम पे, इंडस्ट्रीज वेर इंक्रीजिंग, बट इंडस्ट्रीज तो बढ़ रहे थे उसके टाइम पे, पर उसके साथ साथ जो ट्रीज है, जो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी घट रहे थे, ठीक है। डिफोरेस्टेशन में बढ़ रहा था, ट्रीज घट रहे थे, तो इसके कारण जो कार्बन एमिशन होता था इंडस्ट्रीज से, वो ट्रीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे। इसके लिए वो जो कार्बन से वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाते थे। इसलिए क्या होता था, कार्बन रहने से, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना, और हम ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ट्रीज अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो हम लोगों को कैसे ऑक्सीजन देगा। यही एक पॉल्यूशन का कारण बन चुका था, ठीक है। और क्या है इधर, फिर क्या होता, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, इसके कारण डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा था, ट्रीज नहीं है। और एक प्रॉब्लम था डिफोरेस्टेशन का, क्या था, कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा था, रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो रहा था। कैसे,
ट्रीज नहीं रहेंगे तो हमको पता है कि बारिश भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रीज एक प्रोसेस करता है जिससे हमको बोलते हैं, जिसका ट्रांसपिरेशन, जिसके कारण ट्रीज पानी को हवा में छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जो वाटर वेपर से क्लाउड्स फॉर्म होता है, फिर बारिश भी होता है। शॉर्टकट, ठीक है, ये समझ लिया आपने। इसी कारण रेन पैटर्न में भी चेंज आता है। अगर रेन पैटर्न में चेंज आएगा तो और एक चेंज क्या आएगा, एग्रीकल्चर में चेंज आएगा। एग्रीकल्चर में चेंज आ रहा है, देख रहे हैं कैसे एक के साथ एक रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इसलिए पॉपुलेशन उस टाइम पे बढ़ गया। फिर डिफोरेस्टेशन हुआ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, क्योंकि लैंड चाहिए था। फिर हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल्स चाहिए थे। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉल्यूशन बढ़ गया डिफोरेस्टेशन के कारण, और क्या हुआ, रेन पैटर्न में चेंज आया। रेन पैटर्न में चेंज आने से क्या होता है, एग्रीकल्चरल चेंज आता है, ठीक है ना। और एक क्या चेंज आता है पॉल्यूशन के कारण, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है थोड़ा सा पहले, फिर डिस्कस करेंगे इसको, और ये लिखेंगे हम इसको, ठीक है, क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे होता है। तो देख ले इधर आपको कितना पॉइंट मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी तो और बाकी है। सिर्फ यही पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, और एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन जब बढ़ रहा था, डिफोरेस्टेशन जब हो रहा था, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, हम लोगों का लाइफस्टाइल भी वो है बढ़ता जा रहा था। लाइफस्टाइल का सिस्टम है वो भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, कैसे, हम कार्स खरीदने लग गए। तो कार से क्या हो रहा था, हम बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स यूज करने लगे जहां से कार्बन इमिशन बहुत बढ़ रहा था, तो इसके कारण भी पॉल्यूशन आ रहा था। तो इधर भी और एक पॉइंट हो गया, 7 8 पॉइंट्स तो मैंने इधर ही आपको बता दिया। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का बढ़ना रिलेटेड है किससे, डिफोरेस्टेशन से। डिफोरेस्टेशन किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज से। और इंडस्ट्रीज किससे रिलेटेड है, डिफोरेस्टेशन किससे रिलेटेड है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ से। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या हो रहा था, कार्स बढ़ रहे थे, कार्बन इमिशंस बढ़ रहे थे, रेन चेंज आ रहा था, फिर एग्रीकल्चरल चेंज आ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था। कितने सारे पॉइंट्स इधर कवर कर लिए मैंने। इन सब का आंसर राइटिंग में, हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस का आंसर राइटिंग में, इन सब का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी कुछ चीजों से आते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ गया, कैसे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हमारे अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम बन चुका है एक बहुत बड़ा, डिफोरेस्टेशन का प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, कॉजेस इफेक्ट्स, ये सब यहाँ से ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस जगह को थोड़ा क्लियर करते हैं, अभी हम आते हैं डिफोरेस्टेशन के टॉपिक को थोड़ा ज्यादा डिस्कस करते हैं, डिफोरेस्टेशन के टॉपिक को, ठीक है, तो डीपली डिस्कस करते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि सोल प्रॉब्लम जो है हम लोगों का, वो क्या है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है जिसको आपको याद रखना है। हम ह्यूमन ही सबसे बड़े दुश्मन है, ये आपको याद रखना है। बाकी का आके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता जाएगा, कैसे, मैंने बता दिया। अभी पढ़ते हैं डिफोरेस्टेशन के बारे में। अभी सिर्फ डिफॉरेस्टेशन का हमें डिसएडवांटेज पड़ा कि डिफॉरेस्टेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि डिफॉरेस्टेशन के एडवांटेजेस बताओ, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो क्या करना है आपको, उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ उल्टा लिख देना है। उन्हीं पॉइंट्स को जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब है, वो तो हम ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है। हम ह्यूमंस डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं हमारे अर्थ को, ठीक है। इसलिए इन्हीं पॉइंट्स को हम एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डिफॉरेस्टेशन का तो पता चल ही गया, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अभी अगर हमारे लैंड के लिए हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है एक, लैंड डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं लैंड के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए तो लैंड बढ़ भी रहा है ना, ह्यूमंस के लिए तो ये एक एडवांटेजेस हो गया कि ह्यूमंस के लिए लैंड सरफेस बढ़ रहा है, लिविंग जो ह्यूमंस के रहने का जो जगह है वो बढ़ रहा है, लैंड बढ़ रहा है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि रॉ मटेरियल्स हमको मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रॉ मटेरियल्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो रॉ मटेरियल्स हमको मिल रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अभी इन्हीं पॉइंट्स को डिसएडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं तो बता ही दिया डिसएडवांटेज, उन्हीं पॉइंट्स को एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, कि लैंड बढ़ रहा है, इधर रॉ मटेरियल्स बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल का जो लैंड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उस खाली पैचेस ऑफ लैंड में हम क्या कर सकते हैं, खाली जो लैंड है उधर एग्रीकल्चर भी ला सकते हैं उधर हम। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए हमारे इधर एडवांटेजेस के। बाकी के पॉइंट्स आप खुद से लिखिए और हमको दिखाइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स पे लिखिए, हम जरूर देख के देंगे आप लोगों को। डिफरेंशियल का बस ये इतना ही है, अभी और ज्यादा नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि जरूरत नहीं है डिफरेंशियल में इतना डीप जाने की।
क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं जो आना है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? डिफॉरेस्टेशन के कारण ही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, हमको पता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सीक्वेंस में याद रखिए आप। अभी डिफॉरेस्टेशन से कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? ट्रीज हम काट रहे हैं, ठीक है, ट्रीज हम काट रहे हैं। ट्रीज काटने से क्या होता है, कार्बन इमिशन जो है अर्थ में, वो ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं कार्बन, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, वो हमारे अर्थ में रह रहे हैं सरफेस में। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सिंपल। अभी क्या है, ये तो 1 मार्क का आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा लिखने को, वो 2 मार्क का, तो आप ये लिख सकते हैं कि रीजन क्या है उसका, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये दोनों आप इंक्लूड कर सकते हैं तो मिल जाएगा आपको। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, जो CO2 है, CH4 है जैसे मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आते हैं CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो CFC आपको याद रखना है क्योंकि इसका कभी कभार शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। जो कि CFC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो कभी कभी आ जाता है, वाटर वेपर्स, ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जब हमारे अर्थ के सरफेस पे रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना, तो जब क्या होता है सिस्टम, अभी आपको समझाता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है। तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या फिर वाटर वेपर पार्टिकल्स ये सब रहते हैं। जैसे सन रे ऊपर से आते हैं, आगे क्या होता है, कुछ तो ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो ये सब प्रेजेंट है इनके कारण। और कुछ कुछ होता है कि अर्थ के सरफेस तक जब पहुंच जाते हैं, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, बट वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट नहीं कर पाते। वो इन छोटे छोटे पार्ट्स में, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जब हीट ट्रैप हो जाता है, ये हीट क्या बन जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है, ठीक है। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको दिखाया यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। अभी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये कितने परसेंट है, अर्थ में जितने सारे गैसेस मौजूद है उनका सिर्फ 0.1% ही हमारा ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। अभी पढ़ते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ज्यादातर कारण है, क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अगर जो चीजें हमारे मौजूद है, वो जितने मात्रा में मौजूद है उससे अगर ज्यादा हो जाए, तो वो ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। अगर जैसे कि ये टेबल देख लीजिए, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार MCQ में, कि नाइट्रोजन हमारे अर्थ में कितना रहना चाहिए, 78.08, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये जितना है क्वांटिटी में, उतना ही रहना चाहिए। द बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड। अगर उसके बैलेंस में थोड़ा चेंज आ गया, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया शायद, तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ठीक है। तो मतलब है बैलेंस को, जैसा कि जैसा नेचर है उसी बैलेंस को हमें मेंटेन करते रहना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे आते हैं। पहला है कि एयर पॉल्यूशन, फिर आता है वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बन इमिशंस है, कार्बन एमिशंस के कारण होता है, सॉरी, कार्बन एमिशंस के कारण होता है। जो कार्स, कहाँ से आते हैं, कार्स, फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फिर आते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन सब चीजों से कार्बन इमिशन आता है। लेकिन हमने तो ऑलरेडी डिफोरेस्टेशन किया हुआ है, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या, ट्रीज नहीं है, तो ये सब कार्बन, ट्रीज तो नहीं है इधर, तो कार्बन जो है ये सब आ रहा है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एनी एडल्ट्रेशन और एनी चेंज इन द नेचुरल, ठीक है, एनी चेंज इन द नेचुरल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर लीड्स टू एयर पोल्यूशन, ठीक है, यही है, बस और कुछ नहीं है। वाटर पोल्यूशन क्या है, जब नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर जो
पॉल्यूशन फ्री वाटर होता है। उसमें अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसके कारण हमारे वाटर का जो बिहेवियर नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल बिहेव चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम वाटर पोल्यूशन। कंटेमिनेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है किसी एक्स्ट्रा चीज से, ठीक है। तो यही सब है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कुछ मेन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स यूज किया है, तो फर्टिलाइजर्स जो है एग्रीकल्चर में वो लैंड और एयर दोनों का पोल्यूशन, सॉरी लैंड और वाटर दोनों के पोल्यूशन में काम आता है। काम आता है मतलब दोनों का पोल्यूशन करता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट हो गए, ये हम क्या करते हैं ज्यादातर फेंक देते हैं हमारे आसपास के पानियों में, ठीक है, वो सब हो गया। फिर केमिकल्स जो होते हैं, इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां से कैसे आ रहे हैं, ये सब हमारे वाटर पोल्यूशन का मेन कॉजेज है, ठीक है। और हम ह्यूमंस तो है ही, बाकी ये सब तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस तो वैसे भी अगर किसी जगह पे सपोज पिकनिक के लिए चले गए, तो वाटर में हम एक्स्ट्रा जो सॉलिड्स है, सॉलिड वेस्ट है, वाटर में छोड़ के आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, जैसे कि प्लास्टिक प्लूस्टिक ये सब छोड़ के आ जाते हैं। तो यही है वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज, ठीक है। लेकिन वाटर पोल्यूशन का कॉज को कैसे ठीक किया जाए, कुछ एक्शंस लिया जा सकता है हमारे द्वारा। जैसे कि इंडिया में गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। तो इससे हमारे वाटर को क्लीन किया जा सकता है। तो हमें ऐसा कुछ स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों को बंद कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ना यूज करके हम मैन्योर का यूज करें, जो कि नेचुरल होता है। जैसे कि गोबर का जो होता है वो सब, गोबर का जो वो सब हम यूज कर सकते हैं। जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो हम ठीक से सेग्रीगेट करें, मतलब अलग अलग रखें। डस्टबिन, दो दो डस्टबिन डब्बा कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट हो गए और एक डब्बे में रख सकते हैं जो चीजें होता है, जैसे कि सब्जी का छिलका होगा, ये सब हम अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हैं हम ऐसे। हम केमिकल्स का ज्यादा यूज ना करें, ये सब भी मतलब कुछ स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्टेप्स लिया जा सकता है क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ मेजर्स है जो आप ले सकते हैं वाटर पोल्यूशन को बंद करने के लिए। एयर पोल्यूशन का तो पता ही है कि हम कार्स का ज्यादा यूज ना करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बंद करें, हम ईवी की तरफ जाए, ठीक है। ईवी पता है ना आपको, ईवी क्या होता है, तो ईवी की तरफ हम मूव करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में इतना सब फॉसिल्स बर्न हो रहा है, उसको यूज ना करके हम क्या कर सकते हैं, सोलर पावर यूज कर सकते हैं। सोलर पावर्स यूज कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। ट्रीज को, जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल डे होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, उन सब टाइम पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि लोग ट्रीज लगाए ज्यादा से ज्यादा। ये सभी एयर पोल्यूशन को ठीक करने का कुछ कुछ मेजर्स स्टेप्स है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो बहुत है, उनका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया इधर आपको, उनका सॉल्यूशंस भी बहुत है। लेकिन मेनली प्रॉब्लम्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, जैसे कि लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, रीजनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो क्या है ये तीनों, इन तीनों को डिस्कस करते चलिए। लोकल प्रॉब्लम्स मतलब छोटे मोटे जो हमारे आसपास में, गांव में, टाउन में, छोटे मोटे जगह पे देखने को मिलता है, जैसे कि हो गए किसी गांव में नदी के पास अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, छोटे मोटे नदी में, तो ये सब होते हैं लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर रीजनल प्रॉब्लम क्या होता है, रीजनल प्रॉब्लम मतलब अगर सपोज ये ब्रह्मपुत्र वैली या फिर गंगा वैली, गंगा प्लेन है उधर, इन सब जगहों पे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर ये सब सूख रहा है, ये सब ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। ये सब होता है रीजनल प्रॉब्लम, एक बड़े से रीजन को लेके, छोटा सा टाउन नहीं, बड़े से रीजन को लेके लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या होता है रीजनल प्रॉब्लम्स, और क्या हो सकता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है वो आ रहा है, ये सब होता है रीजनल प्रॉब्लम्स में। लोकल प्रॉब्लम्स में और कुछ आ सकता है, जैसे कि समझ लीजिए आप, लैंडस्लाइड होते हैं कभी कभार। लैंडस्लाइड रीजनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में आ जाता है लैंडस्लाइड। ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है, जो कि हमारे पूरे अर्थ को लेके कंसर्न है, वो है ग्लोबल प्रॉब्लम। पूरे अर्थ में सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है ग्लोबल प्रॉब्लम का, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
इसको लेके पूरा अर्थ कंसर्न है, ठीक है ना। कंसर्न मतलब क्या है, कुछ स्टेप्स लिया जाता है और पूरा अर्थ का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए बड़े बड़े जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, ये सब ने बड़े बड़े स्टेप्स लिया है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो यही है ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस आज डिस्कस कर ली। राइटिंग का भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे लिख सकते हैं, फिर से दिखा देता हूँ राइटिंग का, ठीक है ना, एक बार आपको। कि अगर आपको कोई बोले कि कॉजेस इफेक्ट्स या फिर जो भी हो सॉल्यूशंस जो भी हो स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखना है। वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है कि मेन प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं मेन सब? वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड प्रॉब्लम हो गया क्या? डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड प्रॉब्लम हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है हमारे इधर? कार्बन इमिशंस तो हम पॉपुलेशन बढ़ा ही रहे, फिर आते हैं कार्बन इमिशंस पे, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम क्या आता है हमारा इधर? ज्यादातर क्या है ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स है ये सब। नेचुरल प्रॉब्लम्स क्या है हम बता रहे हैं अभी भी, ठीक है। कार्बन इमिशंस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इधर आपको चार तो पॉइंट्स इधर ही मिल गए, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफोरेस्टेशन, कार्बन एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग। फिर और आते हैं जैसे कि ग्रोथ ऑफ कार्बन एमिशंस में दो पार्ट आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कार्बन एमिशंस का एक पार्ट ना बना के दो पार्ट बना सकते हैं, जैसे कि यूज ऑफ व्हीकल्स एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट बना सकते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सब जितने भी मैंने इधर अभी लिखा है, ये सब क्या प्रॉब्लम्स है? हमारे ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स अगर क्वेश्चन में आएगा तो या तो एज ए होल आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या फिर दो पार्ट का सा, जैसे कि ह्यूमन और नेचुरल। तो नेचुरल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये सब ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन मेड, ठीक है, मैन मेड प्रॉब्लम्स है। और और एक पॉइंट्स है, और कुछ पॉइंट्स है जो कि है जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस ये हो गए नेचुरल प्रॉब्लम्स। जो वॉल्केनोस जो इरप्ट होते हैं, जो वॉल्केनोस जो ब्रस्ट होते हैं, वो सब क्या है? उन सब से बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, बहुत ही हार्मफुल एशेस निकलते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसका एक बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है, इधर एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये देखिए एग्जाम्पल, जो कि है क्रैकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन, जो कि हुआ था 1883 एडी में, ठीक है। ये एक वोल्केनिक इरप्शन है जिसका आप एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही हेजर्डस एक वोल्केनिक इरप्शन था, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, ह्यूमंस को। सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, नेचर को भी बहुत अच्छा खासा भुगतना पड़ा था इसके कारण। तो बट ये एक नेचुरल कॉज, मतलब कॉज है पॉल्यूशन का, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का एक नेचुरल कॉज है, ठीक है, वोल्केनिक से। और एक है कि माउंट पिनाटोबो वोल्केनिक इरप्शन था। उसके कारण आसपास के नेचर्स में आ जाते हैं बहुत ही पॉल्यूशन। तो उन पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, कभी कभार बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही खराब होता है, एनिमल्स के लिए खराब होता है। जैसे इसके लिए क्या क्या हो सकता है इस पोल्यूशन से? हम ह्यूमंस को कभी कभार वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाता है, जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ये सब हो जाता है। तो स्किन कैंसर हो जाता है, ये सब हो जाता है वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। सेवेंथ पॉइंट और एक ऐड करता हूँ जो कि नेचुरल में, वो है फॉरेस्ट फायर्स। दूसरा एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर्स। तो ये दो एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो कि है नेचुरल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये है मैन मेड प्रॉब्लम्स, और ये है नेचुरल प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो सात के सात पॉइंट्स मैंने इधर डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये है पॉइंट्स जिससे ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये सात पॉइंट्स के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसे होल आ गया तो आप 5 मार्क का आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क का। तो कोई भी 6 पॉइंट से 5 पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपको अलग अलग करके दिया गया है
ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स लिखे तो इन पांचों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर नेचुरल बोला गया है तो इन दो पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। नेचुरल में याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग में एक नेचुरल प्रॉब्लम ही है। तो और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इससे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स तो मैंने इधर बता ही दिए जो मेजर है। तो इनके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण आपको, जैसे कि 8-9 पॉइंट्स तो बन ही जाते हैं उससे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रहा कुछ प्रॉब्लम्स के क्या क्या है, जैसे कि जो सी वाटर है, सी वाटर लेवल बढ़ रहा है। सी वाटर लेवल किस लिए बढ़ता है, मैंने आपको बताया था। सी वाटर लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा जो पोलर रीजन्स में जो है वो है, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। इन सब के कारण भी सी लेवल का बढ़ता है। तो ये 2 पॉइंट्स इधर ही हो गए, इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना। इसके अंदर भी आपको और 2 पॉइंट्स मिल गए, इधर अभी एक और दो, इधर आपको मिल गए 2 पॉइंट्स के अंदर, टोटल 9 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए इधर आपके। फिर क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, और भी। डिफोरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों का एक ही आप ले सकते हैं, क्योंकि एक से एक रिलेटेड है। ठीक है। क्या क्या हो सकता है और, देखिए मैंने बताया, एग्रीकल्चर रेनफॉल पैटर्न में चेंज आ सकता है। रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है, रेनफॉल पैटर्न में अगर चेंज आ जाए तो इसके कारण हो सकता है एग्रीकल्चर में चेंज आ सकता है, एग्रीकल्चर पैटर्न में। अगर एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, फेमाइन, इट विल लीड टू फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या होता है, भुखमरी। ठीक है ना। ये सब हो सकता है अगर पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आएगा। तो इधर आपको 9 पॉइंट्स इधर मिल गए, 3 पॉइंट्स इधर मिल गए, तो 9 3 12 तो इधर ही हो गया। आपको 12 के 12 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक दो पॉइंट याद है तो उसका दूसरे के साथ रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है याद रखने का। ये देख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो इससे आप कोई भी आंसर है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आंसर आ जाए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे ये बना सकते हैं आप। ठीक है ना। और कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया ऊपर, जैसे कि ये सब आप याद रख लीजिए, बहुत ही काम में आएगा। कहीं भी लिख सकते हैं आप ये सब। ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखिए आप थोड़ा। ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए दिया है तो मेनली ये दो तो पहले लिख ही लीजिए कि नेचुरल होता है और मैनमेड होता है। ठीक है ना। ये दोनों लिख ही लीजिए। ये फुल चैप्टर मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर को लेके, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम एक्स्ट्रा वीडियो एग्जाम से पहले भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।